हेलो एवरीवन। अगर आप यूपी में लेखपाल की तैयारी करते हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चंस मैंने ग्रामीण परिवेश से उठाए हैं और यूपी लेखपाल के किसी न किसी प्रीवियस ईयर सेट में पूछे गए। तो ये 20 में से अगर 15 क्वेश्चंस आप कर देते हैं, इट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। 21 मई के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि उत्तर प्रदेश में खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। अब ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एग्रीकल्चर से जुड़ी है। खतरा और खतौनी ये दोनों ही खेतीबाड़ी से जुड़ी समस्याएं हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो या फिर पटवारी। तो इसका सही जवाब होगा लेखपाल। यानी कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, तो ये खसरा और ये खतौनी ये दोनों ही कौन तैयार करेगा, तो ये दोनों लेखपाल तैयार करेंगे। तो हर क्वेश्चन के नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है और ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि एक बीघा में कितने बिस्वा होता है। एक बीघा में कितना बिस्वा होता है। बिस्वा आप सभी को पता होगा कि हर बीघे के अंदर कहीं पक्की और कच्ची ज़मीन भी होती है। कहीं पर 10 बिस्वा, कहीं पर 20 बिस्वा भी होता है। लेकिन ओरिजिनल जो हम डाटा के हिसाब से चलते हैं वो आपको बताना होगा कि एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं। और ये यूपी लेखपाल एग्जाम 2015 की सेकेंड शिफ्ट में आया है प्रश्न। इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है, यानी कि 20 बिस्वा। 20 बिस्वा। एक बीघे में कितने बिस्वा, 20 बिस्वा। तो आप अभी तक कितने जो है साथ साथ में आप क्या करेंगे, जैसे कि आप MCQs करते चल रहे हैं, साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भी टाइप करते चलिए, ताकि दिमाग में एक बार सेट हो जाए तो वो क्वेश्चंस आपके पेपर तक चलते रहें। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी। चकबंदी योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि वो कब स्टार्ट की गई थी चकबंदी योजना। तो सही जवाब क्या है, 1954 में, यानी कि 1954 में चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। चकबंदी योजना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि एक इंसान की जो है ना 1 बीघा ज़मीन यहाँ पर है, 1 बीघा ज़मीन यहाँ पर है, 1 बीघा ज़मीन यहाँ पर, 1 बीघा ज़मीन यहाँ पर। तो उसको इन चारों जगह ज़मीन पर संचालन करने के लिए, ये चारों खेतीबाड़ी करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती थी। लेकिन सरकार ने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि एक ही जगह इसको चारों ज़मीन दे दी जाए, कि भैया एक ही जगह तुम्हें हम दे देते, कि ये सारी की सारी ज़मीन एक जगह मिल गई। तो अब इसको पानी वगैरह लगाने में, इसको खाद करने में, इसको ट्रैक्टर हार्वेस्टर चलाने में आसानी होगी। तो सरकार ने क्या किया कि जगह जगह पर ज़मीन जो इनकी थी उसको उठा करके एक जगह दे दी, यानी कि सबको एक जगह ज़मीन मिल गई। तो अब आप आसानी से खेतीबाड़ी कर सकते हैं। तो ये योजना 1954 में हुई थी। इसी को हम चकबंदी योजना के बारे में जानते भी हैं। और आया भी है, कब आया आप देखिए यहाँ पर, ये लेखपाल 2022 में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि पहली शिफ्ट में। अब फोर्थ देखो कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको बतानी होगी। ग्राम पंचायत का मतलब समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना प्रधान। आप गांव में बोलते भी होगे ना प्रधान। तो अगर आपको सरपंच यानी कि प्रधान बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु आपसे पूछी कि कितनी होनी चाहिए। तो सही जवाब क्या है, 21 वर्ष, यानी कि आप 20 वर्ष के हैं, 21 ईयर्स के, तो आप गांव के प्रधान बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं। ये भी आया हुआ प्रश्न है शिफ्ट फर्स्ट 2015 में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs हैं ये आए हुए प्रीवियस ईयर के। तो साथ साथ में आप कमेंट में जवाब भी देते रहिए, और इतनी मेहनत करते हैं वीडियोस के लिए तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से सारे फंसा दूंगा। तो 5वां प्रश्न आप देखो, किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई। आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। तो ये कब लागू हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा 1952 में, किसान बही योजना। 1952 आपके लिए इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था। आपको पता होगा कि LPG रिफॉर्म कब लाया गया। LPG रिफॉर्म लाया गया 1952 में। क्यों लाया गया, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पर पहुंच गई थी। एक तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी ख़त्म हो गई। तो सरकार LPG लेकर के आई, सरकारों ने किसान वही योजना खोली, और इसके बाद में सरकार ने क्या किया था, हरित क्रांति भी लाई, हरित क्रांति। और हरित क्रांति का पैमाना सेट किया और भारत को एक कृषि प्रधान देश भी बनाया। ये सारे प्रश्न आए, कहाँ पर आए नीचे दिया, पूछ लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6वां होगा, पंचायती राज व्यवस्था की स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ मॉर्निंग शिफ्ट 2021 में भी है। तो इसका सही जवाब आपने बताना होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपने शॉर्ट्स मेरा देखा होगा तो उस पर मैंने करवाया कि बलवंत मेहता राय ने 3rd स्तरीय
जो प्रणाली थी उसकी सिफारिश करी थी। ध्यान रखना, कौन सी स्तरीय प्रणाली? थर्ड स्तरीय प्रणाली की जो सिफारिश थी वो बलवंत राय मेहता ने करी थी। इवन थर्ड क्या, सारी स्तरीय प्रणाली यानी कि जितनी भी स्तरीय प्रणाली आई हैं उनकी सिफारिश किसने करी थी? तो उनकी सिफारिश करी थी बलवंत मेहता। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। सातवां देखिए, उत्तर प्रदेश का अग्रणी आलू उत्पादन जिला कौन सा है? अग्रणी का मतलब कि उत्तर प्रदेश में आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होते हैं। ये मैंने आपको कल भी करवाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये प्रश्न कल भी मैंने करवाया हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्रुखाबाद। आलू सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? फर्रुखाबाद। यहाँ पर आगरा अगर दिया गया है तो आगरा से ध्यान रखना कि ये राजस्थान से सीमा साझा करता है, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। कौन? आगरा। आगरा और मथुरा भी करता है राजस्थान से सीमा साझा, मथुरा भी, ठीक है, आगरा और मथुरा। इटावा की अगर बात करें तो ध्यान रखना, इटावा में क्या है? एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी होगा। अलीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ के ताले बहुत फेमस है, अलीगढ़ का ताला। और अलीगढ़ इकलौता क्या, अलीगढ़ किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये हरियाणा के साथ अलीगढ़ सीमा साझा करता है। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी। और ये प्रश्न सारे के सारे जहाँ आए हैं मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ भी है। अब देखिए आठवां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा कब स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले मनरेगा के बारे में आइए दो चार फैक्ट देख लेते हैं कि मनरेगा कब बनी थी, हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन मनरेगा का नाम अब एमजी नरेगा कर दिया गया है, यानी कि महात्मा गांधी मनरेगा योजना। ये कब किया गया? तो ये 2009 में किया गया था, महात्मा गांधी मनरेगा, है ना, एमजी नरेगा किया गया। कब किया गया था? 140 जयंती जब महात्मा गांधी की मनाई गई, बर्थडे 140वां जब बापू का बर्थडे मना रहे थे, तब नरेगा का नाम हमने एमजी नरेगा रख दिया। अब फिर से नाम बदल दिया गया है। अब कौन सा नाम बदला गया, एक बार बताना। तो आपसे पूछा ही जाएगा कि नरेगा योजना स्टार्ट कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी 2006 में इसकी स्टार्ट हुई, 2009 में इसका नाम रख दिया गया एमजी नरेगा। 2009 में इसका क्या, एमजी नरेगा, गांधी जी के 140वें बर्थडे पर। 2022 में आया है इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। नौवां देखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑपरेशन फ्लड। नौवां देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मैंने आपको अभी बताया कि 1992 के बाद में अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलाग, ध्यान अगर होगा, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक थे। इंडिया के जनक कौन थे हरित क्रांति के, वो आपको कमेंट पे बताना होगा, MS स्वामीनाथन, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, फ्लड ऑपरेशन नाम से एक चीज़ें चलाई गई कि जो हम दूध का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, सिंचाई का उत्पादन एक ऑपरेशन के तहत करेंगे। तो एक ऐसे ही ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ये आपको बताना है कि ये किस लिए चलाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन, यानी कि ऑपरेशन फ्लड के तहत हमने अपने किसानों से कहा कि आप जितना से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी कि दूध का उत्पादन कर सकते हैं, आप दूध का उत्पादन करिए। यानी कि ऑपरेशन फ्लड के जरिए सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया था। अब देखिए 10वां, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैमाने मैथ्स में भी आते हैं, ध्यान देना। ये आपसे जीएस में और मैथ्स में भी कई बार पूछ लेता है यूपी लेखपाल में। एकड़, वर्ग, गज, हेक्टेयर, ये सारी चीज़ें मैथ्स में भी पूछता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, 10वां आपसे पूछा। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट ए होगा, 4840, 4840, ठीक है, यानी कि 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ ज़मीन में। और ये ऐसा नहीं आए हुए हैं, 2015 में फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग के शिफ्ट में पूछा भी। अब 11वां देखिए, इंदिरा आवास योजना लाई गई थी, आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी आवास योजना, ये किस राज्य का अनुपात है आपको बताना होगा। इंदिरा गांधी आवास योजना में सेंट्रल का यानी कि केंद्र सरकार का और स्टेट का यानी कि राज्य सरकार का कितना रेशियो होगा। अब रेशियो क्या होता है, कोई भी योजना अगर आती है तो सारा पैसा ना ही सेंटर देती है, ना सेंटर देगी, ना सारा का सारा राज्य देगी, क्योंकि स्टेट भी कलेक्ट करती है जीएसटी और सेंट्रल भी कलेक्ट करती है जीएसटी। इसलिए अगर कोई योजना लानी है तो कुछ पैसा सेंटर भी लगाती है, कुछ पैसा स्टेट भी लगाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो इंदिरा गांधी आवास योजना आई थी उसमें सेंटर ने कितना रेशियो में पैसा लगाया और स्टेट ने कितना रेशियो में पैसा लगाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 60 और 40, यानी कि सेंटर, यहाँ पर मैं सी से सेंटर और स्टेट को एस लिखता हूँ। सीधी सी बात होगी, 100 रुपये में से अगर 60 रुपये इस योजना के लिए सेंटर ने दिए तो 40 रुपये यहाँ पर स्टेट ने दिए थे, और टोटल मिलाकर के कितने हो गए 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये की ये योजना रही तो 60% दिया सेंटर ने, 40% किसने दिया, तुम्हारा स्टेट ने। अब नेक्स्ट देखिए 12वां प्रश्न देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी में कृषि जलवायु यानी कि एग्रीकल्चर से क्लाइमेट को कितने भागों में बांटा गया। कृषि के लिए जलवायु जो होती है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया यूपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आया हुआ है 2015 की सेकेंड शिफ्ट में। तो अभी तक जितने आपके बनने हैं वो जाकर के नीचे कमेंट पे बता दो कि जी कितने बनने, तो हमें पता चलेगा कि आप यूपी लेखपाल के लिए कितना सीरियस हो। अब 12वें का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 जलवायु में बांटा गया है पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे यूपी को। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की जलवायु में 9 जोन्स में बांटा गया है, 9 जोन्स में। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम उतार के चले जाना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जरूर आएगा, 100% बच्चों ये आएगा ही आएगा 2026 में। अब 12वां देखो, 13वां, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। अब आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो पढ़ा भी होगा कि गोकुल पुरस्कार दिए गए थे, ये योजना किससे संबंधित थी, ध्यान देना होगा कि जी अभी हमने बताया हरित क्रांति और ऑपरेशन चलाए गए, तो जो ऑपरेशंस में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उसको हमने गोकुल पुरस्कार दिए। तो किस ऑपरेशन के लिए गोकुल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अभी हमने बताया दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन को किस ऑपरेशन में हमने कहा, तो ये बोला हमने ऑपरेशन फ्लड, है ना। ऑपरेशन फ्लड के तहत हमने दुग्ध का भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था उभरी। अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर, यूपी में भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण कब हुआ। भू अभिलेख, ध्यान रखना, भू अभिलेख का मतलब आप समझते हो, जब आज आप कोई लैंड खरीदोगे, खेतीबाड़ी ज़मीन खरीदोगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आज कंप्यूटर से होती है, पहले नहीं होती थी। तो आपसे ये पूछा गया कि जो ये ज़मीन खरीदने का रजिस्ट्रेशन आज कंप्यूटर में होता है, ये पहले यानी कि सबसे पहले किस साल में कंप्यूटरीकरण स्टार्ट हुआ, तो 14 जवाब इसका क्या होगा, 2008 से 2009 के बीच में। 2008 से 2009 के बीच में रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ, कंप्यूटरीकरण हुआ, है ना। कंप्यूटर की तरीके से हमने सारी चीज़ों को, डिजिटल हुआ इंडिया। अब 15वां देखिए, ग्राम सभा की बैठक में साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। अब ग्राम सभा क्या है, मतलब आप समझते हैं, एक यहाँ पर लीडर बैठेगा, उस लीडर का नाम होगा गांव का प्रधान, और ये प्रधान जी क्या करेंगे, ग्राम के सभी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। हालांकि सुनते नहीं हैं, लेकिन सुनेंगे, ये कानून है। और साल में कितनी बार सुनेंगे, आपसे यही तो पूछा गया है। तो 15वां का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कम से कम 2 बार साल में गांव का जो प्रधान है वो ग्राम सभा करेगा और किसान और मजदूरों की समस्याओं को सुनेगा और उनकी बात को ब्लॉक तक रखेगा, ताकि ब्लॉक के लोग किसान और मजदूरों की मदद कर पाएँ, उसी तरीके से योजना निकाल पाएँ। तो ये आया 2015 में सेकेंड शिफ्ट में। चलो अब जरा 16वां देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल। अब बीपीएल का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ देता है, तो क्या होगा, बीपीएल का फुल फॉर्म होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान के लिए कौन सा सर्वे किया गया। अब एक समय था कि मदद तो करनी है भारत को गरीबों की, लेकिन पहचाने कैसे, हम पहचाने कैसे कि कौन आदमी बीपीएल रेखा में आता है। तो उसके लिए एक क्या किया गया, पहचान के लिए एक सर्वे चलाया गया था। ये सर्वे का काम ये था कि ये पता करेगा कि कौन कौन व्यक्ति को हम गरीबी रेखा में डालें। तो कौन सा सर्वे चलाया गया था, यही आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा ए, आर्थिक सर्वे। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी कि जो देश का किसान, देश का जो मजदूर था, उसको इकोनॉमिक वाइज सरकार डायरेक्ट उसके खाते पे सुविधा पहुंचा पाए, आर्थिक मदद पहुंचा पाए। उसके लिए हमें ज़रूरी हो गया बीपीएल बनाना, यानी कि कौन कौन व्यक्ति बीपीएल के नीचे हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनको मदद पहुँचाने के लिए आर्थिक सर्वे लाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब 17वां देखिए, ड्रिप सिंचाई विधि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। बताइए, ड्रिप सिंचाई विधि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। अच्छा, ड्रिप का मतलब आप समझते हैं, ड्रिप का मतलब होता है खोदना, यानी कि जो हम एक बोरवेल करते हैं ना, जैसे ये हमारी लैंड, ये हंसती मुस्कुराती लैंड,
हमने यहाँ पर एक इंजन लगाया और इसके नीचे 20 फीट 30 फीट जैसा पानी हुआ, गड्ढा करके पाइप रखा और यहाँ से पानी निकालना हमने स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, गड्ढा करके पानी निकालना। ये कहाँ पर होती है? तो ये अमूमन शुष्क क्षेत्रों में होती है। शुष्क मतलब होता है ड्राई, है ना, ड्राई, यानी कि शुष्क क्षेत्र का मतलब ड्राई। ऐसे जगह जहाँ पर बहुत बंजर ज़मीन होती है, बहुत गर्मी होती है, ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा सूखी होती है। जैसे जैसे आपका राजस्थान, जैसे क्या होगा, राजस्थान में ज़मीन बहुत ज़्यादा बंजर सूखी है ना, तो वहाँ पर जो सिंचाई होती है वो ड्रिप सिंचाई से ही सिंचाई होती है। अब महात्मा गांधी नरेगा में कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा, ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? अब मनरेगा तो आपने चालू कर दी, लेकिन सरकार ने ये गारंटी भी दी कि हम आपको साल में, अगर साल में 365 दिन होते हैं, तो इस मनरेगा योजना के तहत हम आपको साल में कितने दिन का रोजगार देंगे। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 दिन। यानी कि आपको 365 दिन में हम 100 दिन रोजगार की गारंटी देते हैं कि 365 दिन साल में होते, हम आपको 100 दिन के लिए मनरेगा में रोजगार देंगे। ये पक्का है। 2025 में आया, 15 में आया हुआ, सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। अब देखिए 19वां लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लैंड रेवेन्यू एक्ट, इस शब्द को आप जहन में उतार लो, ये फिर से 2026 में आएगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा लेखपाल का वर्णन करती है, यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की कौन सी धारा में लेखपाल का वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब ध्यान रखना, धारा नंबर 23। ये रट के चले जाना, ये बिल्कुल रट के चले जाना। एक्ट नंबर 23, सेक्शन कितना, सेक्शन नंबर 23, यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन नंबर 23, इसमें बताया गया है लेखपाल के बारे में। लेखपाल के बारे में क्या क्या चर्चा की गई है कि भैया भारत में ग्रामीणों में लेखपाल होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, कार्य के बारे में चर्चा, इन सारी चीज़ें। उनके अधिकार क्या होंगे, अधिकार के बारे में चर्चा कि उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनकी पावर क्या क्या होगी, पावर के बारे में चर्चा। ये बहुत सारी चर्चाएं की गई। अब 20वां देखो, लास्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2015 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2000। सन 2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो है शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत भारत ने नई नई सड़कें, नए नए कॉरिडोर्स बनाए, नए नए हाईवेज़ बनाए, नए नए बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिससे हमें इकोनॉमी में एकदम से बूस्ट मिला। तो ये 15 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस थे। इनमें से अगर आपने 15 क्वेश्चंस या फिर 15 प्लस भी कर दिए ना, तो इसका मतलब है कि आपका लेखपाल में सिलेक्शन पक्का है, आप निश्चिंत हो जाइए। तो कितने ठीक किए कमेंट बॉक्स में बता देना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।